नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका बीएस स्टडी पॉइंट चैनल पर। कल हमने बच्चों हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा और वो जितना था हमने कवर करने की कोशिश की, और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल का समय बच्चों 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक बताया गया है। बच्चों ईसा पूर्व क्या, ईसा जो हमारे बिफोर क्राइस्ट, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। बीसी आपने लिखा देखा होगा, बीसी। एडी भी लिखा देखा होगा आपने, अन्नो डोमिनी। ठीक है, कॉमन एरा भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है क्राइस्ट के पैदा होने से पहले, ईसा मसीह के पैदा होने से, ये मान लो यहाँ पैदा हुए, इससे पहले के काल को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वैदिक काल। वैदिक काल बच्चों, पशु देखो हमारे लिए हमेशा से उपयोगी साबित हुए। क्या आप जानते हैं पशुओं की परंपरा जो है वो कब से चालू हुई? आर्य जो आए, आर्य लोग जो हमारे आए या यहीं के निवासी थे, इस पे भी एक कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं आर्य बाहर से आए, कुछ कहते हैं यहीं के निवासी थे। उससे हटके तो आर्यों के समय में भी बेटा वो पशु पालक थे, पशुओं का पालन करते थे। तो पशु हमेशा हमारे लिए उपयोगी ही रहा है। आर्यों का रहन सहन, उनके रहने का, सहने का, जो भी उनकी परंपराएं थी, वो आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में दिखती हैं। जो आर्यों की थी वही आज कल हम पालन भी करते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा परिचय करते हैं इसका। इसका परिचय मैंने आपको बताया कि भाई पशु पालते थे वो, बेसिकली गाय, भैंस, घोड़े। घोड़े देखो हड़प्पा कल्चर में घोड़े का हमने उल्लेख नहीं करा, क्योंकि घोड़े का उल्लेख है ही नहीं हड़प्पा सभ्यता में। कुछ इतिहासकार मानते हैं हम घोड़ों का अस्तित्व ही नहीं था, या उस टाइम पे घोड़े थे ही नहीं। लेकिन हड़प्पा कल्चर में ऐसा नहीं है। देखो वैदिक काल को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य सभ्यता। ठीक है, वैदिक काल का काल से मतलब क्या है? वैदिक काल वो काल जिसका ज्ञान हमें वेदों से मिला हो, वह काल जिसका ज्ञान हमें वेदों से मिला हो। वेदों से मिला ज्ञान, बेसिकली हमने इन्हीं के लिए यही कहलाया हमारा वैदिक काल। ठीक है बच्चों, अब इसके अंतर वेदों से हमें जो आर्य थे, आर्यों के बारे में उल्लेख मिलता है और पता चलता है कि उनकी कैसी उनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। धर्म का कौन सा पालन करते थे। तीसरा, उनका रहन सहन कैसा था। चौथा, उनकी बोली कैसी थी।
पांचवा बहुत सारे पशुपालन, शिल्पकार। ये बेसिकली इसका परिचय ये जो आज हम पढ़ेंगे, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल। तो हम शुरू करते हैं परिचय के बाद। प्रारंभिक जीवन कैसा था आर्यों का? प्रारंभिक जीवन आर्यों का कैसा था? आर्य इधर उधर घूमते रहते थे, उनका कोई पक्का स्थान नहीं था, इधर उधर घूमते रहते थे। कबीले में रहते थे, कबीला बनाकर रहते थे, ठीक है। कबीला, कबीले को जन भी कहा गया, आगे पढ़ेंगे हम। कबीले में रहते थे, उनका कोई। और आर्य जो है वो गाय, बैल और घोड़ों, इसका को पालते थे, ठीक है। इसको शुभ मानते थे आर्य। तो लगभग, और आर्य क्या करते थे, जैसे मान लो कोई नदी है, नदी के किनारे जहां उन्हें मतलब उपजाऊ भूमि, चारा, पानी, ये चीजें दिखती थी, तो वो वहीं अपना समूह बनाकर रहना शुरू कर देते थे। और ऐसे करते करते ये लोग काफी मात्रा में फैल गए और अपने कबीले बना बना के जगह जगह रहने लगे, ठीक है बच्चों। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ये लोग सिंधु, व्यास, सरस्वती, सतलज, सरस्वती और सतलज, इस एरिया के आसपास बस गए और वहां अपना जीवन यापन करने लगे, ठीक। ये तो इनके प्रारंभिक जीवन का एक परिचय है। प्रारंभिक जीवन इन्होंने कैसे करा। आर्य क्या थे? आर्य घूमते फिरते रहते थे, कबीलों की फॉर्म में रहते थे, जहां उन्हें दिखे कि यहाँ पानी है, पानी की व्यवस्था है, भूमि भी उपजाऊ और तुम्हारा चारा वगैरह मिल जाएगा पशुओं को, तो वहीं वो रुक जाते थे और उसी जगह निवास करते थे। ऐसे ऐसे निवास करते हुए इन नदियों के किनारों पर बस गए, ठीक है। कितना समझ आया बच्चों? तो प्रारंभिक जीवन इनका यही है। अब आर्य सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ? आर्य सभ्यता का प्रसार कैसे हुआ? आर्य सभ्यता का प्रसार, आर्य सभ्यता का प्रसार कैसे? बेसिकली जो माना जाता है कि आर्य सभ्यता जो है वो उसका प्रसार सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ प्रसार इनका? सप्त सैंधव प्रदेश, यहां इनका बेसिकली प्रसार हुआ।
अब एक वर्ड आया हमारा सप्त सैंधव। सप्त सैंधव, सप्त सैंधव का मतलब है बच्चों सात नदी। क्या मतलब है? सात नदी। सात नदियों वाले क्षेत्र के आसपास इनका क्या हुआ? प्रसार हुआ। ये सात नदी कौन कौन सी थी? रावी, सतलज, सिंधु, सरस्वती, व्यास, झेलम, चिनाब। इन सात नदियों के प्रदेश में इनका प्रसार हुआ। ठीक है। अब इनका प्रसार हुआ। अब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्य भारत में ही रहते थे, ये भारत के ही थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पर वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये लोग बाहर से आए थे। तो इस पे अपने अपने मत हैं लोग बागों के। ठीक है। कुछ कहते हैं ये यूरोप से आए थे, यूरोपियन सभ्यता, इंडो यूरोपियन सभ्यता के बारे में बताते हैं कि वहां से आए थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कहीं से नहीं आए, ये यहीं के निवासी थे। ठीक है। तो इस पे एक कंट्रोवर्सी है। ठीक है बच्चों, ये यहीं के मूल निवासी हैं या नहीं है, इस पर एक क्वेश्चन चिन्ह है। ठीक है। अपने अपने मत है। तो ये तो हो गया आर्यों का प्रसार। अब इसमें हमारी एक चीज आई थी, वेद, वैदिक काल। वैदिक काल, वेद। वेद से जो हमें ज्ञान मिला उससे हमने आर्य सभ्यता के बारे में जाना, या उसमें उसके कुछ रहने सहने, उनके धर्म पालन करने की चीजें हमने पढ़ी हैं। वेद, वेद जो है बच्चों एक संस्कृत शब्द है, विद, उससे बना है वेद। संस्कृत शब्द है विद। विद का मतलब होता है मेरे बच्चे जानना। क्या होता है विद का मतलब? जानना। विद का मतलब होता है जानना। किसी चीज को जानना, वेद। तो आपको पता है वेद कितने हैं? कितने वेद है बच्चों? वेद हैं चार। कितने? चार। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद। ये सीक्वेंस है इनका, और ये चार वेद हैं बेसिकली। सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा, प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। प्राचीन वेद, ऋग्वेद कैसा वेद है? हमारा सबसे प्राचीन वेद। इसमें देवताओं की प्रशंसा की, उनकी प्रार्थनाओं की पूरा लिखा हुआ, उनकी प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, जिसे हम बोलते हैं ऋचा। क्या बोलते हैं? ऋचा। ठीक है। इसमें ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में हमें यज्ञ किस विधि और विधान से किया जाए उसके बारे में दिया हुआ है।
उसकी जानकारी है। फिर आता हमारा सामवेद। सामवेद में जो हमारा संगीत है वो निकला। भारतीय संगीत हमारा सामवेद से ही निकला है। स रे ग म प ध नी, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमारा सामवेद से निकला है। और अथर्ववेद, अथर्ववेद में बच्चों तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, ये सब अथर्ववेद में बताए गए। ठीक है बच्चों। और गायत्री मंत्र का उच्चारण भी हमें ऋग्वेद, गायत्री मंत्र जो हमें मिला है वो भी हमें ऋग्वेद से मिला है। गायत्री मंत्र सबको याद होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या है? हे विश्व निर्माता, तुम्हारे पाप नाशक ज्योति पुंज से हमारा उद्धार हो और हम हमेशा, हमारी बुद्धि हमेशा सत्कर्मी करे और सतमार्ग पर ही चले। ठीक है बच्चों। देखो अब वैदिक सभ्यता भी बच्चों दो पार्ट में डिवाइड है। वैदिक सभ्यता भी दो पार्ट में डिवाइड है। ऋग्वेदिक काल जो हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है बच्चों। तो दो पार्ट में ये हमारा डिवाइडेड है, एक ऋग्वेदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, और उनका ये समय। ठीक। अब आर्यों के बारे में थोड़ा, आर्य के बारे में कैसे वो रहे, क्या करते थे, उनका शासन प्रणाली क्या थी, किस जगह रहते थे, कैसे अपना शासन करते थे, अब हम वो पढ़ेंगे। आर्यों के जन्म मतलब कबीला। आर्य जो है मेरे बच्चों वो कबीले में रहते थे। इन कबीलों का नाम इनके मुखिया के नाम पर होता था। ठीक है। इनको ही हम क्या कहते थे? कबीलों को ही हम जन कहते थे। ठीक है। हमने वेदों में पढ़ा है, पुरुजन, भरतजन, पढ़ा है ना, आदि और भी जन हमने पढ़े हैं। तो ये उसी में हमें मिला है। ठीक है। ऋग्वेद में इनके बारे में जानकारी भी दे रखी है। अब ये जन हो गए।
अब इन जनों का बच्चों स्वामी होता है। जन का स्वामी कौन होता है बच्चों? जन का स्वामी होता है राजा। इन जनों का स्वामी क्या होता है? राजा। इन कबीलों का सबका एक स्वामी बना दिया, वो है राजा, और ये उसके अंडर, जैसे हमारे इस टाइम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी सब मुख्यमंत्री वगैरह, ऐसी उस टाइम ये चीजें थी। अब जो जन होता था, एक जन में कई सारे विष होते थे। जन में, कबीलों में कई सारे विष होते थे और उनके मुखिया को विषपति कहते थे। क्या कहते थे? विषपति कहते थे। विष क्या थे? विष थे बच्चों कई सारे गांवों को सम्मिलित करके, कई सारे गांवों को मिलाकर विष बनाते थे। ठीक है, और इसका मुखिया होता था विषपति। और उन ग्राम में जो मुखिया होता था उसको कहते थे ग्रामणी। ग्राम भी दो भाग में टूटे हुए थे। गृह और कुलप, कुल, गृह और कुल। गृह के जो स्वामी होते थे उन्हें गृहपति कहते थे और जो कुल के स्वामी होते थे उन्हें कुलप कहते थे। चार्ट में बनाता हूं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। जन होते थे, जन के नीचे विष, विष के नीचे बच्चों ग्राम, और वो ग्राम हमारे टूटे होते गृह और कुल। ठीक बच्चों, समझ आया? जन का प्रमुख कौन है? जन का प्रमुख कौन है? राजा। विश्व का प्रमुख विषपति, ग्राम का ग्रामणी, और गृह और कुल का गृहपति और कुलप। समझ आया? जन, एक ऐसी व्यवस्था फैली हुई थी कि जन थे, जन मीन्स कबीले थे, उन कबीलों का एक राजा था। ठीक, उन जन के नीचे विष थे। विष मतलब कुछ बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक विष कहा दिया गया। उनके ऊपर हो गए जन, तो उनके मुखिया को कहते थे विषपति। ऐसी फिर ग्राम, ग्राम में ग्रामणी, और गांव के अंदर भी जो समाज था वो दो भागों में था, गृह और कुल। जो हमारे होता है कुल, ये हमारे कुल का दीपक, घर का स्वामी अलग, ये टाइप से। ठीक है बच्चों? राजा, राजा का क्या कहता था? एक तो जन का प्रमुख था। राजा क्या करता? अपनी प्रजा की रक्षा करने का दायित्व भी राजा पर होता था।
जन की रक्षा करने का दायित्व भी राजा पे था। और क्या था राजा को? युद्ध करने की जिम्मेदारी भी राजा की ही थी कि वो युद्ध करे और अपनी प्रजा पर कोई संकट ना आने दे। ठीक है। पहले राजा का जो चुनाव होता था, जो राजा बनते थे, सभा द्वारा, जनजातीय सभा संस्थाएं, इनके द्वारा सभा होती थी और सभा चुनती थी अपने राजा को। पर उत्तर वैदिक काल में, ये मैं ऋग्वैदिक काल की बता रहा हूँ कि ऋग्वैदिक काल में ये होता था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, ये वंशानुगत हो गया। मतलब उत्तर वैदिक काल में राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, ये चीज चालू हो गई कि राजा का बेटा ही अब राजा बनेगा। ठीक है, राजा का बहुत सारी पावर थी, पर राजा को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ संस्थाएं थी, जो थी सभा और समिति संस्थाएं थी, जो राजा के ऊपर थी और राजा को नियंत्रित करने का काम करती थी। अब इनमें एक चीज थी कि अगर कोई समस्या है वो कैसे सोल्व होगी। उसे सोल्व करने के लिए एक सभा होती थी, उसमें 70-80 लोग होते थे। समस्या का निवारण कैसे होता था? एक सभा होती थी, उस सभा में 70-80 लोग होते थे। पांच से 6 लोग विशेष होते थे, जिनको राजन्य कहते थे। ये राजन्य कैसे चूज करे जाते थे? या तो उम्र, अनुभव के अकॉर्डिंग इन्हें चूज कर लिए थे अपने कौशल के अकॉर्डिंग, अन्यथा जिस पे ज्यादा घोड़े के जिस पे ज्यादा रथ, गाय, बैल, जिन पर ये ज्यादा होते थे, इन 2 मेथड से हम राजन्य चूज करे जाते थे। और बाकी जो होते थे उस सभा में, उनको हम लोग विष कहते थे। क्या कहते थे? विष कहते थे। और सब लोग मिलकर आपस में जो भी समस्या है उसका बखूबी से निवारण करते थे, जो भी समस्या है उसको सोल्व करते थे। आज हमारे यहाँ कोर्ट कचहरियां खुल गई हैं, तो उससे हमारी समस्याओं का निवारण होता है। पहले इस तरीके से तो होता था। अब राजा का शासन, राजा का भी शासन करने के लिए हमें पूरी व्यवस्था चाहिए, पैसा चाहिए और चीजें चाहिए, तो वो कहां से आती थी? राजा क्या करता था, भाई जन है, इन कबीलों का खर्चा कैसे, जन का खर्चा कैसे निकले, जन का खर्चा?
तो राजा क्या करते थे, जन के लोगों से, जन के जो लोग होते थे, जन के लोगों से उपहार के तौर पर, उपहार के तौर पर कुछ सामान लेते थे। ठीक है, उपहार लेते थे एक तरीके से, जिसको बलि बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राजा बलि लेंगे। ठीक है, बलि, उपहार को उस टाइम बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि लेंगे। बलि में क्या चीज होती थी? बलि में बच्चों अनाज, आभूषण, घी, घड़ा, गाय, बैल, घोड़े, ये सब चीजें होती थी। तो राजा को जितनी जरूरत होती थी वो रोक लेते थे, अपने पास रखते थे, और बाकी वो जन के लोगों में ही वापस कर देते, लोगों में बांट देते थे। इससे क्या होता था कि राजा का और प्रजा का जो रिश्ता था वो मजबूती के साथ जुड़ा रहता था। प्रजा भी खुश हो जाती थी कि भाई हमें कुछ मिला है, और राजा का अपना भी राजस्व बढ़ जाता था। ठीक है, और खर्चा का कैसे आता था? और भी चीज थी, युद्ध होता था, युद्ध के बाद सभा होती थी, युद्ध के बाद सभा। युद्ध के बाद सभा होती थी। भाई युद्ध हुआ, युद्ध में जीत गए, उसके बाद एक सभा हुई, सभा का आयोजन हुआ। सभा में जन के जो राजा थे वो जो भी चीज जीती होती, गाय बैल भैंस घोड़े, कुछ भी चीज जो जीती होती थी उसका भाग जन के लोगों में बांट देते थे। पर एक अच्छा हिस्सा पहले राजा को दिया जाता था। ठीक है, राजा को दिया जाता था, जो जन के राजा होते हैं। हमने बताया था ना, जन जन कबीले, कबीलों का भी एक राजा होता था। पहले जो जीत लिया उसका एक भाग राजा को दिया गया। ठीक है, राजा क्या करते थे? राजा उस भाग में से थोड़ा सा राजन्यों को दे देते थे और कुछ ब्राह्मणों को दे देते थे। ठीक है, जिससे कि उन राजन्यों और ब्राह्मण थोड़े पहले से भी अधिक पावरफुल हो जाते थे। जब जिस पर संपत्ति बढ़ेगी वो थोड़ा ऊपर उठेगी, साफ सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, अब वैदिक काल में धर्म और यज्ञ। धर्म और यज्ञ, देखो आर्य जो थे वो देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए स्तुति पाठ किया करते थे। क्या करते थे? देवी देवताओं की स्तुति करते थे, देवी देवताओं की स्तुति करते थे। ठीक है, बाद में यज्ञ करने लगे। यज्ञ कौन कराता था? पुरोहित। यज्ञ कौन कराता था? पुरोहित। ठीक है, आज भी आते हैं यज्ञ, हमारे पुरोहित ही कराते हैं। और यज्ञ में देखो, यज्ञ जो होता था वो सामूहिक यज्ञ होता था। सामूहिक यज्ञ मतलब पुरुष और स्त्री दोनों का होना, दोनों की
सहभागिता अनिवार्य थी। सहभागिता अनिवार्य थी। ठीक है बेटा। कहते हैं कि पहले अब महिलाओं को ज्यादा स्थान अब मिलने लगा, पहले नहीं मिलता था ऐसा। पता नहीं बीच में हुआ तो ना, पर इस काल में तो ऐसा नहीं था। ठीक है। तो ये लोग इंद्र को अपना देवता मानते थे। इंद्र को अपना देवता मानते थे और इंद्र की पूजा करते थे। ठीक है। कि ये कहते थे कि इन्हें युद्ध में इंद्र ही जिताते। ठीक। तो इनके मेनली देवता इंद्र थे। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा करा जाता था, पूरे वेद मंत्र उच्चारण करके अग्नि में घी को आहुति देकर पूरा वे मंत्रों सहित उच्चारण होता था। पहले ये जो मंत्र थे ये संस्कृत में थे। तो हमें यहां से एक बात पर चर्चा चली कि आर्यों की जो भाषा है वैदिक संस्कृति है। ठीक है। बेसिकली आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृति है। ठीक है। मंत्र पहले बोलकर मैं आज ब्राह्मणों मतलब पुरोहित तो आज हमें सिखा रहे हैं, फिर अगले को सिखाएंगे जो बनेगा। जो पहले क्या था, ओरली हम सिखाते थे, उसके बाद कुछ समय बाद ये पुस्तक का रूप दे दिया गया, लिख दिया गया। पर पहले ऐसा कुछ नहीं था कि ये लिखा हुआ था, तो ये इसी काल में लिखा गया। जो हमने देखा जब लिखा ना ऋग्वेद पढ़ के तो हमें पता चला कि आर्यों का भी ऐसा कुछ था, कि आर्य भी थे, एग्जिस्ट करते थे। हाँ थे। आर्य सभ्यता का शुरुआत हुआ। आर्य सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, तो उसके बाद हमारी आर्य सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ। ठीक है मेरे बच्चों। धर्म यज्ञ हो गया। वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज। वैदिक काल में क्या हुआ, परिवार आधार बन गया। समाज का आधार ही परिवार बन गया। लोग बाग परिवारों में रहने के लगे। परिवार के जो मुखिया थे उनको गृहपति कहा जाने लगा। ठीक है बच्चों। शुरू में 3 वर्ण थे। शुरू में 3 वर्णों में विभाजित थे। 3 वर्णों में विभाजित थे। कौन थे वो, राजा, पुरोहित और अन्य जन। राजा, पुरोहित और अन्य जन। ठीक है, कबीले। शुरुआत में ये 3 व्यवस्था थी, 3 वर्ण में ही थी। ठीक है। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। किसी और विभाजन भी वर्णों का हमारा कोई ये नहीं कि जन्म मूला था, कर्म मूला था। कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल कर्म के हिसाब से वैदिक काल, मतलब कोई अगर यज्ञ पाठ पूजा करा रहा है तो वो ब्राह्मण है। इसका मतलब नहीं था कि वो किस कुल में पैदा हुआ, किस वर्ण में पैदा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं था। कोई व्यक्ति अगर रक्षा कर रहा है तो वो क्षत्रिय समाज से, कोई व्यापार कर रहा है तो उसको वैश्य समाज का दर्जा दे दिया गया, इन स्पाइट ऑफ कास्ट।
मतलब कास्ट का यहाँ कोई रोल नहीं था, ठीक है। पहले यहाँ कास्ट का कोई रोल नहीं था। अगर ये इस टाइम का कोई भी हो, या अगर ये बनिया हो और ये यज्ञ करा रहा है या पढ़ा रहा है, तो वो ब्राह्मण ही माना जाता था उस टाइम में। जन्म से कुछ नहीं था, कुछ की जन्म से। और चौथा वर्ण था शूद्र, चौथा वर्ण था शूद्र। अब शूद्र कैसा वर्ण था? जो युद्ध में हार जाते थे, जो युद्ध में सैनिक हार जाते थे, उनको जब वो हार गए, अब इन पे कब्जा हो गया, उन हारे हुए लोगों को शूद्र कहा दिया गया था, ठीक है। पर अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था बदलती गई, और वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई? वंशानुगत हो गई, कि पिता के अनुसार जो वर्ण है वो होने लगा, है नहीं। बाद में वर्ण व्यवस्था पिता के अकॉर्डिंग होने लगी, ठीक है। और आर्यों के टाइम में भी ये था कि महिलाएं पढ़ती भी थी, उनको समान अधिकार था। पुरुषों को जो अधिकार था वही महिलाओं को अधिकार था, ठीक है मेरे बच्चों। लोपामुद्रा, शुचि और घोषा, लोपामुद्रा, शुचि और घोषा, ये तीन महिलाएं हमें वेदों में मिलती हैं कि अच्छी शिक्षित थी, ठीक है। तो ऐसा भेदभाव भी नहीं था कि पुरुष ही पढ़ेंगे और महिला नहीं पढ़ेंगी, ठीक है। इसके बाद आई आश्रम व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था आई? आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के चार पार्ट थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य की अवस्था में बच्चे पढ़ाई करेंगे, गुरुकुल में जाकर पढ़ाई। गृहस्थ में अपने परिवार को चलाएंगे, आज भी ये व्यवस्था है, पारिवारिक संरचनाओं को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों। वानप्रस्थ में क्या है? वन में जाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति में लग जाएंगे, ठीक है। सन्यासी ये ईश्वर की प्राप्ति में लग जाएंगे, घर बार छोड़कर। लास्ट की दो जो है वन में जाकर ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये आश्रम व्यवस्था। अब आता है कि आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा, शिक्षा। आर्यों की भाषा मैंने आपको बताई दी। आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत। बस ज्यादा हमें डीपली कुछ नहीं करना, क्योंकि इस पर बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोग कहते हैं इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते हैं, ईरान की भाषा, ये तो सबका मिश्रण है। तो बेसिकली संस्कृत को ही माना गया है। अब शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था वही गुरुकुल में जाते थे,
बच्चे, और गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल में ही शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है। और गणित, ज्यामिति, ज्योमेट्री, मैथ, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, विज्ञान, इन सब का अध्ययन करते थे। ठीक है। उसके बाद इस काल में पशुपालन की व्यवस्था क्या थी? देखो, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन अच्छे तरीके से करा इन्होंने। गाय और बैल को ये पालते थे। शुरुआत में पशुपालक ही थे। शुरुआत में आर्य जो थे पशुपालक ही थे। ठीक है बच्चों, गाय बैल बेसिकली पालते थे और इसको ये समृद्धि का सूचक भी मानते थे। ठीक है, जिसके यहाँ ज्यादा गाय या बैल होते थे उसको मानते थे कि अच्छा पैसे वाला या अच्छी समृद्धि इसके यहाँ है। गाय बहुत पवित्र जानवर था उस टाइम। गाय को पवित्र माना गया है। वेदों में भी गाय को पूजनीय ही माना गया है। ठीक है, वेदों में तो गाय को एघन्या भी कहा गया है। एघन्या कहा गया वेदों में। एघन्या का मतलब क्या होता है? एघन्या जिसका वध निषेध हो, जिसका वध वर्जित हो, जिसका वध ही वर्जित हो। गाय को मार नहीं सकते, वध कर ही नहीं सकते। ठीक है, और उस टाइम गाय को चुराने पे युद्ध हो जाता था। गाय को चुराने पर भी युद्ध हो जाता था उस टाइम पे। आज भी हो जाता है। ठीक है, उस युद्ध को बोलते थे 10 युग। क्या बोलते थे? 10 युग। ठीक है बच्चों, पशुपालक थे, गाय बैल को पालते थे, जिसपे ज्यादा होती थी समृद्धि का प्रतीक मानते थे। गाय को इतना पवित्र माना गया है कि उसको वेदों में भी एघन्या की उपाधि दी गई है। एघन्या मीन्स जिसका वध न किया जाए। ठीक है, और गाय को चुराने पर भी युद्ध हो जाता है, जिसे दस्यु कहा जाता है। बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? कृषि, बेसिकली कृषि पर ध्यान फोकस हुआ। खेती का महत्व क्या हुआ? बढ़ गया। खेती का महत्व बढ़ा। जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ गई तो फिर अपने जीवन यापन करने के लिए हमें अनाज की जरूरत तो पड़ेगी, अन्न की जरूरत तो पड़ेगी। तो क्या हुआ? आर्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करा? जंगल काटकर कृषि योग्य भूमि बनाना शुरू कर दिया। कृषि योग्य भूमि बनाई और कृषि चालू करी और गेहूं, चना, चावल ये सब उगाना शुरू कर दिया। ठीक है,
गेहूं, चा दाल आदि उगाना शुरू कर दिया। ठीक है। शिल्पकारी का भी बड़ा महत्व था। पशुओं से रिलेटेड जो भी काम थे, जैसे कपास का काटना है, ठीक है, घोड़े से रथ बनाना है, ये भी उस टाइम पर लकड़ी की वस्तु, मिट्टी के बर्तन, हस्तकला, धातु कर्म का काम करने लगे। धातु को अयस्क कहते थे। देखो, तांबा और कांसा, इसका ये उपयोग करते थे बहुत अच्छे तरीके से। हमने हड़प्पा में पढ़ा, वो भी इसका बड़ा इस्तेमाल करते थे। पर उत्तर वैदिक काल में एक और धातु की हमें खोज हुई, लोहे की। किसकी? लोहे की। तो लोहे की खोज वैदिक काल में हुई। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि लोहे की खोज कब हुई। लोहे की खोज हमारी वैदिक काल में ही हुई। ठीक है। विज्ञान में भी आर्य आगे थे। इनको नक्षत्रों की गणना करना, सूर्य चंद्रमा, ये जो भी ग्रहण व्रहण, इस सब की अच्छे तरीके से नॉलेज थी। ठीक है बच्चों। दोनों काल को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को। ठीक है बच्चों। जीवन स्थायी नहीं था, गतिशील था। जीवन जो था गतिशील था। ठीक है। यहां पे जीवन स्थायी हो गया। जीवन क्या हो गया? स्थायी हो गया। कैसे? जब तुम कृषि करोगे, ये थोड़ी खेत छोड़ के कहीं और चले जाओ। जहाँ खेत है वहीं रहना पड़ेगा, जहाँ खेती कर रहे हैं हम। तो जीवन क्या हो गया? स्थायी हो गया। राजा जो था वंशानुगत नहीं था। यहां पे राजा वंशानुगत हो गया। ठीक है बच्चों। मैंने क्या पता, ऋग्वैदिक काल में सभा होती थी, सभा समिति ही चुनती थी राजा को। पर बाद में क्या हुआ, वो उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया। और क्या था? यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं थी, कर्म के हिसाब थी। क्या था? कर्म मूला। यहाँ पे क्या होगी? वर्ण व्यवस्था हो गई, था आ गई। ठीक है। वहां क्या था? वर्ण व्यवस्था नहीं था। जो ये नहीं कि जो मेरा जन्म का जो भी है उससे मेरी कास्ट डिसाइड होगी, ऐसा नहीं था। क्या था कि जो मैं काम करूंगा, चाहे मैं किसी भी जाति का हूं, वो मेरा वर्ण होगा। अगर मैं शूद्र जाति से होकर भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं, उस टाइम मंत्र वंत्र उच्चारण करें या
आचार्य की डिग्री हमने ले रखी है, वो पढ़ा रहे हैं, पुरोहित का कार्य कर रहे हैं, तो वो ब्राह्मण ही कहलाते थे। ठीक है। यहाँ पर पशुपालन जो है मुख्य व्यवसाय था। और यहाँ कृषि पालन, कृषि, यहाँ कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय हो गया, खेती करना। ठीक है बच्चों। अब देखो महाकाव्य की रचना हुई इन कालों में। महाकाव्य की रचना, रामायण की रचना हुई। किन्होंने की? महर्षि वाल्मीकि जी ने करी। कौन सी भाषा में करी? संस्कृत भाषा में करी। किनका चित्रण किया? भगवान राम का। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका इस ग्रंथ में उल्लेख करा और दिखाया कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दूसरा महाकाव्य था महाभारत। रचना किसने की? वेद व्यास जी ने। इसमें क्या दिखाया? कौरव और पांडवों दोनों की लड़ाई, कैसे कौरव वो ने पांडवों पर कितना अत्याचार करा। एक छोटा सा टुकड़ा मांगने गए, वो भी नहीं दे पाए, जो उस युद्ध का एक मुख्य कारण बना। ठीक है। तो ये हमारी रचनाएं थी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, आप करके लाइएगा, कमेंट करिएगा। एक चीज और जनरल कि भारत का जो स्तंभों में सत्यमेव जो जयते लिखा है, वो मुंडोपनिषद से लिया है। किससे लिया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है। और इसमें अब चित्रात्मक लिपि के हटकर शब्दों पर वाक्य की रचना होने लगी, शब्दों का प्रयोग होने लगा। पहले क्या याद करा, चित्र बना देते थे, अब लिपि के फॉर्म में आ गया। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कौन से वेद से? सप्त स्वर जो है हमारे, सारे गामा पा, वो कौन से वेद में है? आर्यों की भाषा क्या आती है? ठीक है। और किन्होंने महाभारत की रचना की? तो आज के लिए इतना ही। कल दूसरी
पार्ट इससे अगला आर्यों के बारे में अब खत्म हो गया। वैदिक काल हमारा खत्म हो गया, हड़प्पा संस्कृति हमारी खत्म हो गई। कल इससे आगे का पार्ट लेके आएंगे, तब तक के लिए खुश रहिए।